नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग ज्योतिष हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। नवंबर 2017 जिसमें प्रश्न पत्र 3 का भाग आज हम 6 करने जा रहे हैं। ये यूजीसी नेट योग के बारे में प्रश्न है। ध्यान से देखिए, जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट के माध्यम से बताया करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय आपको शीघ्रता से वीडियो प्राप्त हो सके। आज का पहला प्रश्न, योग सूत्र के अध्यायों का सही क्रम बताना है। योग सूत्र जो है यानी पातंजल योग दर्शन, पातंजलि महर्षि पातंजल के अनुसार रचित जो सूत्र है योग सूत्र, उसमें अध्याय कितने हैं यानी उनका सही क्रम है बताना है। अध्याय कितने हैं? 4 अध्याय हैं। और इसमें सबसे पहला जो अध्याय आता है वह ये है समाधिपाद। सबसे पहले है समाधिपाद, फिर दूसरा है साधनपाद, फिर तीसरा है विभूतिपाद, फिर अंतिम जो है वह है आपका कैवल्यपाद। इस तरह से आप चारों के सही क्रम में इनको रखना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो समाधिपाद है, समाधिपाद के अंदर 51 सूत्र हैं। कितने हैं? 51। और साधन पाद में है 55। फिर आपके विभूति पाद में भी 55 सूत्र हैं और कैवल्य पाद के अंदर 34 सूत्र हैं। टोटल जो सूत्र हैं इन दोनों चारों में वो 196 है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ के अनुसार योग की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में लिखना है। ये 5 यहाँ पर अवस्थाएं दी गई हैं और इनको आपको उचित क्रम में लिखना है। अब इसी के साथ आपको मैं बता देता हूँ, योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है इसमें योग की कितनी अवस्थाएं दी गई हैं, वो दी है 7 प्रकार की अवस्थाएं दी हैं। टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? 7। यहाँ पर दिखाई गई है 5, उनको भी आप देखिए। सबसे पहली जो अवस्था इसमें आई है, हम इसको क्रम में लगाएंगे। पहले है श्रवणा। क्या है पहली? श्रवण। इन 4 नंबर को पहले में रखेंगे। फिर दूसरा आएगा मनन, 2 नंबर वाले को हम रखेंगे। फिर तीसरा है इसमें श्रवण मनन, फिर निधिध्यासन, 5 नंबर पर जो विकल्प है इसको रखेंगे। और उसके बाद आता है विलापिनी, इसको रखिए। और फिर आता है ब्रह्मवित। यहाँ तक तो बिल्कुल सातों में क्रम बिल्कुल सही है। आगे की जो 2 हैं वो देखिए, अगली छठी है आनंद रूपा और 7वीं है तूर्य अवस्था। इनको भी याद रखिए। इस तरह से कोई डायरेक्ट प्रश्न कर ले कि योग वशिष्ठ में योग की अवस्थाएं टोटल कितनी बताई गई हैं, तो वो है 7। अगला प्रश्न है, चित्त के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में लिखना है। चित्त के जो क्रम है यानी चित्त की ये अवस्थाएं हैं, अब यहाँ 4 दिखाई गई है। अब फिर इसी में प्रश्न छोटा, फिर एक विकल्प रह गया, वो ये है कि चित्त की अवस्थाएं टोटल हैं 5। जो व्यास भाष्य में वर्णित है वो 5 अवस्थाएं हैं। उसमें पहले इसकी क्रम को सही लगाते हैं। पहली अवस्था है मूढ़, वो इसमें नहीं है। अब देखिए, पिछले वाले प्रश्न के अंदर प्रारंभ से अंतिम 2 अवस्थाएं छोड़ दी, यहाँ पर प्रारंभ की एक अवस्था छोड़ करके आगे का प्रश्न इन्होंने कवर किया है। इस तरह से पहली अवस्था है मूढ़, वो इसमें नहीं। दूसरा आता है क्षिप्त, ठीक है, दूसरा क्या है? क्षिप्त। फिर आपका विक्षिप्त है 1 नंबर, फिर आपका 2 नंबर एकाग्रता, और फिर 3 नंबर का निरुद्ध अवस्था। अब इसी के साथ एक और बात याद रखना है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि संसारी जनों की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पहली जो 3 अवस्थाएं हैं मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, ये संसारी जनों की अवस्थाएं हैं। और आगे की जो एकाग्र और निरुद्ध जो अवस्थाएं हैं दोनों, वो योगियों की अवस्थाएं हैं। इसका भी आपने ध्यान रखना है। और कुल पूछे अवस्थाएं कितने? टोटल 5 हैं और ये व्यास भाष्य में वर्णित है। अगला प्रश्न है, प्राणायाम की पूर्व अनुपालन करने हेतु गैरंड संहिता द्वारा वर्णित अभ्यासों को उचित क्रम में लिखना है। यदि आपने प्राणायाम करना है तो गैरंड संहिता जो ग्रंथ है उसके अंदर उसमें सप्तांग योग का वर्णन है। गैरंड मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है। और गैरंड मुनि और राजा चंड कपाली के बीच में आपसी संवाद चल रहा है।
तो उसमें 7 जो अध्याय हैं उनमें 5वें अध्याय का 2 नंबर का श्लोक आप देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से ये बात कही है। क्या कहा है? आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिश्च ततः पश्चात प्राणायामम च साधयेत। ये कहा। तो पहले के आदौ, आदौ में क्या करना? स्थान का चयन करना। सबसे पहले आपको स्थान करना चयन, यहाँ 4 नंबर विकल्प का। तथा कालम, फिर उसके बाद काल का आपने समय का ध्यान रखना। फिर आता है मिताहारम, फिर मिताहार का पालन करना। फिर आता है नाड़ी शुद्धि 3 नंबर का, और उसके बाद आपने प्राणायाम का पालन करना है। ये बहुत साफ वहाँ स्पष्ट किया है। फिर भी हमारा कई बार ये गलत हो जाते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है वह ये है, बड़ी आंत के निम्नलिखित भागों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत जो है उसको भागों में बताना है। बड़ी आंत से संबंधित है ये हमारा करीब 1.5 मतलब 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबी ये हमारी बड़ी आंत की लंबाई रहती है। और इस पूरे के प्रकरण को आप समझिए, जो बृहद आंत्र मलाशय अंधांत्र गुदा नलिका जो लिखा है, इसमें क्रम बताना है। पहला जो हम लेंगे अंधांत्र, यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इसमें उसको उठाएंगे। अंधांत्र जो है उसको क्या कहते हैं? अंधांत्र को ही ये क्षुद्रांत्र इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उंडूक। उंडूक भी यहाँ आ सकता है, या अंधांत्र आए, या सिक्कम के नाम से आए, या उंडूक पुच्छ के नाम से, है ना, जो अपन बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं, उंडुक पुच्छ, या फिर वर्मी फॉर्म के नाम से भी आए तो एक ही इसका अर्थ है, एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। अगला है, इसके बाद जो आता है अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स कॉलन जो आती है। फिर अवरोही या डिसेंडिंग कॉलन आती है, वो यहाँ पर इसमें नहीं दिखाया है। फिर अब अर्धांत्र के बाद जो हम बात करते हैं, इसके तुरंत बाद आती है बृहदांत्र। क्या आती है? बृहदांत्र नंबर 1। बृहदांत्र आता है, बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत में 4 भाग हैं, असेंडिंग कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, फिर ना सिग्मोइड कॉलन है। ये 4 ये बृहदांत्र के भाग हैं। अब उसके बाद आता है आपका मलाशय, मलाशय जिसे हम रेक्टम बोलते हैं। उसके बाद आता है अंतिम गुदा नलिका, जो एनल कैलान जो होती है उसको हम बोलते हैं गुदा नलिका। इस तरह से पूरा एक क्रम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वह ये है, निर्माण के आधार पर निम्नलिखित धातुओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। हमारे शरीर में धातुएं कितनी हैं और किस सीक्वेंस से, क्रम से वो बनती जाती हैं। टोटल हमारी धातुएं जो शरीर में है वह 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। और धातु को यदि हम समझें तो उसमें आता है, यदि आयुर्वेद में हम देखें, धारणाद धातवय, जो धारण करे उसे धातु कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो शरीर धारण करता है उसको धातु कहते हैं। स्पष्ट हो गया? जो शरीर धारण करता है उसे ही धातु कहते हैं। तो वहाँ अष्टांग हृदय में सूत्र में जो पहला ही सूत्र आता है उसमें श्लोक में क्या दिया है? रसासम श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्रानि धातव। तो ये स्पष्ट किया है। तो यहाँ मेद से शुरू किया है ना। तो यह मेद, इसमें सबसे पहले जो आता है रस, क्या आता है? रस। रस इसमें है क्या? इसमें रस नहीं है। फिर आता है रक्त, रक्त को 2 नंबर से शुरू किया इसमें, तो हमने 4 यहाँ पर लगाया। रक्त, रक्त के नहीं खून। रक्त के बाद है मांस, 3 नंबर हमने लिखा। मांस के बाद आता है मेद, यानी 1 नंबर का मेद हुआ। फिर अस्थि 2 नंबर वाला। अस्थि के बाद बनता है मज्जा। ठीक है, ये आपके 5। प्रारंभ में 1 छोड़ दिया, वो है रस धातु, और अंतिम में बच गया आपका शुक्र, वीर्य जो होता है। इस तरह से ये प्रारंभ अंतिम का एक भाग इन्होंने छोड़ा। 7 धातुएं हैं, और जो धारण करे उसे ही धातु कहते हैं। अगला है, ऊपर से शुरू करते हुए प्राणिक शरीर के सही क्रम को लिखना है।
आपने बताना है कि पूरा जो शरीर हमारा है उसके ऊपर मुख से लेकर के यहाँ तक आपका कहाँ किस किस को वास किया जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला जो बनता है नासिका से जो आपके गर्दन के आसपास जो रहता है प्राण जो विद्यमान है, वो ऊपर शुरू करेंगे। वो क्या है? आपका उदान नाम का प्राण है। यहाँ पर जो दिया है वह उदान नाम का प्राण यहाँ पर गले में रहेगा। दूसरा जो प्राण आपका रहता है, जो हृदय स्थान आपका यहाँ पर हृदय स्थान जो रहेगा उसमें रहता है प्राण। प्राण आपका दूसरे नंबर पर रहेगा। तीसरा जो आपका आएगा क्रम, वो पेट के बीच में यहाँ पर क्या होता है, नाभि के पास समान प्राण, वो यहाँ समान आएगा। और अंतिम जो आएगा अपान, जो बिल्कुल रेक्टम के स्थान पर मलाशय बड़ी आंतों के पास वहाँ रहता है। अपान वायु जो गंदगी बाहर निकालता है। ये 4 हो गए। टोटल प्राण कितने हैं? स्थूल प्राण वो है टोटल 5। पांचवा प्राण जो होता है उसका नाम है व्यान। व्यान प्राण पूरे शरीर के अंदर फैला रहता है। इस तरह से 5 आपके महाप्राण बोलते हैं, इन्हीं को स्थूल प्राण कहते हैं। ऐसे ही प्राण उप प्राण भी होते हैं जिसे हम सूक्ष्म प्राण कहते हैं। उनके भी अलग अलग भाग हैं, उनको नाम बता देता हूँ स्थान, फिर अगले प्रश्नों में कई बार आए भी हैं, बताए भी हैं आपको पुराने वीडियोज़ में, जिसमें नाग है, कुरुम है, क्रिकर है, देवदत्त है, धनंजय है। इस तरह से 5 प्रकार के ये उप प्राण भी हैं। अगला प्रश्न है लघु संघ प्रक्षालन। लघु संघ प्रक्षालन विधि में निम्नलिखित आसनों को उचित क्रम में बताना। यहाँ स्पष्ट इतना ही पूछा है कि ये 5 आसन हैं, इनको लघु संघ प्रक्षालन जब हम करते हैं उसको क्रम बताना है। तो क्रम की बात करें तो बहुत सिंपल है। उससे पहले थोड़ा लघु संघ प्रक्षालन को एक बार हल्का देख लें, प्रश्न इसमें कई बार ना आए। ये घेरंड संहिता जो आपका ग्रंथ है उसमें पहले ही अध्याय के 17 और 18 नंबर का आप श्लोक देखेंगे, वहाँ पर आता है आकंठम पूरयेद्वारी वक्तरेण च पिबेद शनैः चालयेद उदरे नैव च उदारेद च एददः वारिसारम परम गोप्यम देह निर्मल कार। इस तरह से कहा कि अपने कंठपुर तक अपना खूब पानी पीना, पेट को चलाना और फिर उसको वारिसार यानी उसको आपको आंतों के माध्यम से उसे निकाल देना है। और ये वारिसार यानी पानी का जो तत्व जो सार धोती क्रिया है ये बहुत गोपनीय है, देह को निर्मल भी बनाती है। और यहाँ संघ प्रक्षालन जो है इसको हम गणेश क्रिया के नाम से भी जानते हैं। और लघु संघ प्रक्षालन जो है ये आपका बड़ी आंत का शोधन करता है। अब इसमें पहला जो आसन है वह है ताड़ासन। पहला आसन कौन सा है? ताड़ासन। इसमें 2 नंबर को पहला रखेंगे, ताड़ासन है पहला। फिर तिर्यक ताड़ासन दूसरे नंबर पर आएगा, क्रम देखें। तीसरा जो आएगा कटिच चक्रासन, बिल्कुल सही। फिर आपका आता है तिर्यक ताड़ासन, आपका हो गया। इसमें तिर्यक भुजंगासन, ओहो, ये आपका 5 नंबर यहाँ लिखा जाएगा और फिर यहाँ पर 3 नंबर आएगा। और उसके बाद अंतिम जो आपका उद्राकर्षण यहाँ पर 4 नंबर का। इस तरह से आपको ध्यान रखना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्राकर्षण आसन, ये 5 को सही क्रम में याद रख लीजिए। इसको आपका क्रम भी पूछते हैं, विपरीत क्रम में भी पूछा जा सकता है। अगला है शिक्षण के चरणों के सही क्रम की पहचान करनी है। अब शिक्षण के सही क्रम भी मालूम होना चाहिए। शिक्षण का जो सही क्रम है, पहला है, ये योग का शिक्षण की बात हो रही है, पहला है संधिगत व्यायाम हम कराते हैं। पहले क्या कराते हैं? संधिगत व्यायाम हम कराते हैं। उसके बाद हम कराएंगे आपको, फिर शिक्षण देंगे। शिक्षण यानी जो भी उसमें आपको बताना है आसन के बारे में हम शिक्षण देंगे। और उसके बाद फिर आपका अभ्यास होगा, अभ्यास। और फिर लास्ट में मन बहलाव यानी आपका रिलैक्सेशन है, आपका जो भी विश्रांति है, बातचीत जो भी हम करेंगे वो अंतिम में आपका आएगा। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न वह ये है, योग प्रशिक्षण में प्रस्तुतिकरण के सही क्रम को बताना। अब योग का यदि प्रस्तुतिकरण करना है, ये इसका सही क्रम बताना है, तो वह ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्पष्टीकरण करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे जो आप करवाने जा रहे हैं उसके बारे में। फिर आप उसको डेमोस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करेंगे। फिर उसके बाद आप डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे।
और अंतिम में क्या करते हैं, मूल्यांकन आपका कितना आपको उसमें समझ में आया कि नहीं आया, आप उनसे प्रश्नोत्तरी करते हैं, पूछते हैं फीडबैक टाइप में, आप उसका लेकर हम उसको पुष्ट करेंगे। तो ये आपका क्रम है योग प्रशिक्षण का सही क्रम। इस तरह से आज का वीडियो पूर्ण हो गया। जैसा भी लगे आप मुझे सुझाव देख करके बताइए, और देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।